नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए इनकम टैक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण चैप्टर व्यक्तियों के लिए कर नियोजन, इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल, चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर छोटा है, आपके पेपर में यहाँ से थ्योरी पूछी जाती है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। आप थोड़ा ज़रा समझिएगा थोड़ी देर के लिए। टैक्स प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल, व्यक्तियों के लिए कर नियोजन, आप समझिएगा। टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन क्या है? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, टैक्स प्लानिंग आपके पेपर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर पूछा जाता है। चाहे आपसे पूछ ले कर नियोजन क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या है, चाहे आपसे किसी क्वेश्चन में किसी टॉपिक पर टैक्स प्लानिंग से संबंधित न्यूमेरिकल पूछ ले, और न्यूमेरिकल में सेटिंग होता है। कर नियोजन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स के नियमों और कानूनों को तोड़े ना, नियमों और कानूनों और प्रावधानों को, रूल्स रेगुलेशन को तोड़े ना और टैक्स का भुगतान कर दे और कम से कम टैक्स दे। तो मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं आपको। एक होता है टैक्स इवेशन, कर अपवंचन यानी कि कर वंचना, इनकम टैक्स के नियमों का उल्लंघन करके कर को ना देना, कर वंचना कहलाता है। कर बचाव का मतलब इनकम टैक्स के कमजोरियों का फ़ायदा उठा करके नियम के टैक्स को ना देना, कर बचाव कहलाता है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कर नियोजन क्या है। सबसे पहले आप समझिए, कर नियोजन का मतलब होता है कि जैसे कर की चोरी कब लोग करते हैं, टैक्स की चोरी लोग कब करते हैं? जब आपको लगेगा, आप अपने आप को खुद करदाता मानिए, आपको लगेगा हमसे ज़्यादा टैक्स ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ गेम खेलेंगे। तो सरकार ने कहा आप गेम मत खेलिए, आप चोरी मत कीजिए। गेम खेलने का मतलब चोरी करेंगे, इधर उधर कुछ ना कुछ करेंगे, इधर उधर करेंगे। तो सरकार ने कुछ नियम बना दिए, कुछ प्रावधान बना दिए जिससे आप अपने टैक्स को कम कर लें, आपका टैक्स कम हो जाएगा। उसे कहा जाएगा कर नियोजन। टैक्स भी कम हो जाएगा, आपको चोरी भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चैप्टर जो यहाँ पढ़ेंगे व्यक्तियों के लिए कर नियोजन, आपको जानकारी होनी चाहिए इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा जो सरकार प्राप्त करती है व्यक्तियों के ऊपर इनकम टैक्स लगाकर प्राप्त करती है। जो व्यक्तियों के ऊपर, व्यक्तियों की आय के ऊपर टैक्स लगता है, वो व्यक्ति मतलब जैसे राम, श्याम, मोहन, समझ रहे हैं? व्यक्तियों के ऊपर टैक्स लगा के सरकार पैसा कर प्राप्त करती है। तो सरकार ने नियम बनाया कि कोई टैक्स की चोरी ना करे, कोई टैक्स में हेर फेर ना करे। इसके लिए उसने कुछ जगह विनियोग पर, कुछ जगह खर्चों पर छूट दे दी, जिसे कहा जाता है कर नियोजन। आप सुनते भी होंगे और आप पढ़े भी हैं, इसके पहले बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं। मैंने आपको पढ़ाया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर कोई व्यक्ति बीमा करा लेता है अपना, आप अपना बीमा करा लें, हम अपना बीमा करा लें, तो 1.5 लाख रुपया, जितना पैसा आप कमाएंगे, मान लीजिए 10 लाख आप कमा रहे हैं, 10 लाख के ऊपर टैक्स लगता, तो 1.5 लाख रुपए तक सरकार ने कहा अगर आप यहाँ पर जमा कर देंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? छूट दे दिया जाएगा। आप समझिएगा, हमारी बात को समझिएगा, पूरी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें। 10 लाख रुपए पर आपका टैक्स लगता, तो आप सोचते यार ऐसा करो, अगर कर नियोजन का प्रावधान ना होता तो आप सोचते 10 लाख का कैसे किया जाए कि 8 लाख हो जाए, 10 लाख का कैसे सेट किया जाए कि 10 लाख पे टैक्स ना देना पड़े, 8 लाख पे करना पड़े। तो आप कुछ ना कुछ हेर फेर करते इसमें, इसको 8 लाख दिखाने के लिए। लेकिन सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा 1,50,000 रुपया तक आप LIC करवाए हैं साल भर में बीमा,
साल भर में अगर आपने बीमा करवाया चाहे जितने का, 1.5 लाख रुपए तक अगर आप किस्त जमा करेंगे तो उसकी छूट मिल जाएगी। तो एक तरह से अगर 10 लाख पे टैक्स देना पड़ता, ये व्यवस्था ना होती तो कहीं ना कहीं व्यक्ति चोरी करता, तब भी चोरी करते हैं उसको और कम करने के लिए। तो अब कितने टैक्स देना पड़ेगा बच्चा? 8,50,000। समझ में आया भाई? 10 लाख रुपया हम कमाए हैं, थोड़ी देर के लिए मानिए साल भर में हम 10 लाख रुपया कमाए, हम या आप, 10 लाख पे टैक्स देना पड़ता। तो अगर हम सोचते कि यार 10 लाख रुपये टैक्स ले रही है सरकार, एक कैसे 8 लाख किया जाए, कैसे 7 लाख किया जाए, तो क्या करते हम लोग? चोरी करते। लेकिन सरकार ने कहा चोरी ना करा बाबू साहेब, चोरी मत करो, 1.5 लाख रुपये तक आप अपने खर्चों में अपने भविष्य के लिए बीमा करा लीजिए, 1.5 लाख तो का छूट इसे मिल जाए। तो अब कितने टैक्स लगेगा? 8.5 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा। अब हमें चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी लोग चोरी करते हैं। 1.5 लाख नहीं है, और भी छूट मिलती है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, किसी कंपनी में शेयर खरीद लीजिए, सरकार के यहाँ सरकार को पैसा दे दीजिए। जैसे सरकार भी अपना सिक्योरिटी जारी करती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, जनता से लेती है। धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ हैं बहुत सारी। कोई विकलांग है, कोई सामान्य रूप से विकलांग है, कोई गंभीर रूप से विकलांग है। तो कुल मिलाकर के कर नियोजन का मतलब क्या होता है कि आप टैक्स की चोरी ना करें, आप टैक्स की चोरी ना करें। सरकार आपको खुद छूट देती है कि आप टैक्स की चोरी ना करें और आप अपने पैसे को किसी ऐसे जगह खर्चा करें, किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें। लड़का बच्चे को पढ़ाओ भी ना खर्च कर दो, वहाँ तक की छूट मिल जाती है। मेडिकल पर खर्च कर दो, भविष्य के लिए रख दो पैसा। तो कहने का मतलब कर नियोजन आपसे पूछेगा तो आप ठेठ भाषा में समझिए कि कोई भी व्यक्ति कर की चोरी ना करे, इसलिए सरकार ने नियमों और कानूनों के तहत कर को कम करने के लिए कुछ विनियोग करने के लिए कहा है, कुछ जगह खर्चा करने के लिए कहा है, कुछ जगह जमा करने के लिए कहा है। अगर वहाँ पर आप जमा कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इससे आप चोरी से बच जाएंगे। पेपर में पूछता है कर नियोजन, कर अपवंचन, कर वंचना एक ही है, कर बचाओ, टैक्स इवेशन, टैक्स एवाइडेंस और टैक्स प्लानिंग। दावा करता हूँ, ना पूछे तो हमसे बताना, पेपर आउट करता हूँ मैं यहीं बैठ करके, आपको बता रहा हूँ। तो ये समझ में आया ना कि खर्चों को कम करने, इनका अपने टैक्स को कम करने के लिए सरकार खुदे कहती है अपना कर लो, यहीं जमा कर दो और आपका टैक्स कम हो जाएगा, जिसे कहते हैं कर नियोजन। और आपको पता होना चाहिए सरकार जो भी इनकम टैक्स पैसा प्राप्त करती है, ज़्यादातर जो लोग नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, मकान से पैसा कमाते हैं, आपने पीछे पढ़ा हुआ है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ व्यक्ति में कौन कौन शामिल होता है। व्यक्ति में हम ही आप नहीं शामिल होते, व्यक्ति में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। हम आपको एक एक करके लिख रहे हैं इन पर्सन में जो लोग शामिल होते हैं, ठीक है। आपको लिखना है व्यक्ति में कौन कौन शामिल होता है। सबसे पहले लिखना है एन एम्प्लॉई, एक कर्मचारी। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति में कौन शामिल होता है? एन एम्प्लॉई, एक कर्मचारी। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है तो उसे वेतन प्राप्त होता है, मजदूरी प्राप्त होती है, उसको व्यक्ति में शामिल किया जाता है, चाहे वेतन प्राप्त हो चाहे मजदूरी। दूसरा लिखना है सोल प्रोप्राइटर, एकाकी व्यापारी। अगला लिखना है तीसरा पार्टनर्स इन फर्म, फर्म का साझेदार। अगला है प्रोफेशनल पर्सन, सब समझा रहे हैं।
पर्सन, पेशेवर व्यक्ति। सब इसको आप पहले लिखेंगे, उसके बाद हम आपको एक एक चीज़ टॉपिक पर समझाएंगे। उसके बाद मेंबर ऑफ HUF, हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य। छठा नंबर आपको लिखना है मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के समुदाय का सदस्य। सातवां नंबर मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के समूह का सदस्य। एट्थ नंबर पार्टनर इन प्रोफेशनल फर्म, प्रोफेशनल फर्म का पार्टनर। दिख नहीं रहा है, इसको लिख लीजिएगा, प्रोफेशनल पार्टनर इन प्रोफेशनल फर्म। उसके बाद आगे चलिए, नाइन्थ नंबर शेयर होल्डर इन अ कंपनी, शेयर होल्डर इन अ कंपनी में लिखना है आपको एक कंपनी का अंशधारी, हिंदी में। एक कंपनी का अंशधारी। 10वां नंबर आपको लिखना है ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मकान का मालिक, मकान संपत्ति का मालिक। 11वां नंबर बेनिफिशियरी इन एनी टर्म ट्रस्ट, बेनिफिशियरी ऑफ एनी फर्म ट्रस्ट। नॉन रेजिडेंट, अनिवासी। इसको पहले आप लिखेंगे, हम इसके बाद इसको बता रहे हैं इसका मतलब क्या है व्यक्ति के में, ठीक है। एक एक टॉपिक समझाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी ही है। तो पहले इसको लिखिए आप। आपको ध्यान देना है व्यक्ति में किसे किसे शामिल करते हैं। जैसे एक कर्मचारी कहीं पर नौकरी करता है, एक व्यापारी होता है, एक फर्म में साझेदार कोई पार्टनर होता है, उसके बाद कोई पेशेवर व्यक्ति मतलब डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, अपना पेशा कर रहा है, वो अपना रिटर्न फाइल करता है। हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में मैंने बताया, हिंदू मुसलमान से नहीं मतलब, ऐसा परिवार जिसमें कई सदस्य हों, उनमें से एक कर्ता धर्ता हो, एक मालिक हो। व्यक्तियों का समुदाय है, बहुत लोग, बहुत व्यक्ति हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें इनकम प्राप्त करते हैं, अलग अलग अपना रिटर्न फाइल करते हैं।
मेंबर ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का, किसी समूह का। पार्टनर प्रोफेशनल फर्म, किसी प्रोफेशनल फर्म का मतलब डॉक्टरी का फर्म होता है, इंजीनियरिंग का, वकीली का फर्म होता है। और कंपनी में कोई सदस्य हो, मकान मालिक हो, कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट खोले होते हैं, उसका जो मेन आदमी होता है, ओनर जो मालिक होता है, अनिवासी, ये सब लोग रिटर्न फाइल करते हैं। इन सभी व्यक्तियों को कर नियोजन का अधिकार है। इनको टैक्स में छूट देने का काम किया जाता है, टैक्स प्लानिंग कराने का काम किया जाता है। इसको आप लिख लेंगे। अब आपको बताना चाहते हैं टैक्स प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल, मतलब जो इन लोगों को कौन कौन सी टैक्स प्लानिंग मिलेगी, क्या क्या छूट मिलेगी, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद चलेंगे। हेडिंग लिखिए, टैक्स प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल्स। टैक्स प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के लिए कर नियोजन। व्यक्तियों के लिए कर नियोजन। भाई व्यक्ति में सब आएंगे, जो पीछे मैंने लिखा है ना, सब आएंगे व्यक्ति में। सबसे पहले आपको लिखना है, आपने पीछे पढ़ा है एग्रीकल्चर इनकम। सरकार कहती है खेती से कमाओ ना। आपको पता है कृषि आय क्या है, कर मुक्त है, एग्जेम्प्ट है। छूट मिलती है कि नहीं? एग्रीकल्चर इनकम की छूट मिलती है। दूसरा गिफ्ट, इसकी भी छूट मिलती है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अवयस्क की आय, 18 साल से कम, समझते हैं? इस पर भी टैक्स प्लानिंग की सुविधा है। लाइफ पार्टनर इनकम, लाइफ पार्टनर जीवन साथी की आय, पांचवा नंबर इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू की आय, पतोहू का आय, समझिएगा। ये सब लिखिए, बताएं। उसके बाद आपको पता है कर मुक्त है कौन सी इनकम, कृषि आय, कर मुक्त है कि नहीं कर मुक्त है? ठीक है। हिंदू अविभाजित परिवार, इसका भी कर मुक्त है। उपहार, गिफ्ट अगर मिलता है, अपंग बच्चा है उसे अन्य बच्चे से उपहार मिलता है। ठीक है। अवयस्क की आय छूट मिलेगी। जीवन साथी की आय टैक्स कम कर सकता है, इसके लिए भी। पुत्र वधू की आय, वहाँ से भी टैक्स कम कर सकता है। ठीक है। अब आप समझिएगा। इसको लिख सकते हैं। अब आपको हेडिंग लिखना है टैक्स प्लानिंग इन रिलेटेड रेजिडेंटल स्टेटस। टैक्स प्लानिंग इन रिलेटेड रिलेशन ऑफ रेजिडेंटल
स्टेटस, निवासी स्थिति के संबंध में कर नियोजन। जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे शुरू में रेजिडेंटल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, निवास स्थिति एवं कर दायित्व की गणना, ठीक है। इसके लिए पहला नियम कहता है, तो समझिएगा, करदाता को प्रयास करना चाहिए अनिवासी हो जाए। क्या हो जाए? अनिवासी। आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए, दिमाग बता रहा है कैसे आप कर नियोजन, कर को कम करेंगे। यहाँ आपको बताया जा रहा है दिमाग। आपने पढ़ा है 182 दिन से कम अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर है, कुछ कंडीशन है जो आप रेजिडेंटल स्टेटस में पढ़े हैं, तो कहा गया है अनिवासी बन जाइए। कह रहा है कि करदाता को अधिक से अधिक भारत में 365 दिन और यह प्रयास करना चाहिए गत वर्ष में अधिक दिन रहे, कुल मिलाकर अनिवासी बन जाए। समझिएगा, कोई व्यक्ति, आप पढ़े थे अनिवासी वाला कॉलम, पहले और दूसरे टॉपिक को छोड़कर सभी में टैक्स फ्री था। पलट के देख लीजिएगा आप, निवास स्थान एवं कर दायित्व में अनिवासी वाला कॉलम पहले होता है रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट। अनिवासी वाले में देखो, भारत में कमाया जाए तब तीनों में लगता था, भारत में प्राप्त किया जाए तब तीनों में लगता था। क्या बचा? लास्ट वाला बचा, वो कंट्रोल, इंडिया के बाहर कोई रह रहा है, इंडिया के बाहर कोई कमा रहा है, इंडिया के बाहर कोई प्राप्त कर ले, तो ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा स्टूडेंट को। अब कह रहा है वेतन में, यही चीज़ कह रहा है वेतन में, हम पूरी चीज़ लिखा भी नहीं सकते यहाँ पर। सैलरी में कैसे कम किया जाएगा कर नियोजन? सैलरी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है क्या? आपने सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि, आप समझिएगा, आपने सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ा है प्रोविडेंट फंड में खुद चाहे जितना अंशदान कर दो, अगर अपना आपको इस सैलरी के टैक्स, सैलरी की इनकम पर टैक्स कम करना है तो खुद की कमाई का चाहे जितना पीएफ में डाल दो, प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाल दो। मालिक 12% तक डालता है तो टैक्स फ्री होता है, उससे ज़्यादा देगा तो टैक्सेबल होगा। ये काम कर लीजिए आप। उसके बाद अपने लड़का बच्चा छूट ले सकते हो आप, 100 रुपया एक महीना के सैलरी वाले चैप्टर में आप पढ़े थे, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। लड़का पढ़ाओ, खर्चा करो वहाँ पर। मैंने शुरू में क्या बताया? टैक्स नियोजन का मतलब होता है, टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि अपने बच्चों के ऊपर खर्चा कर दो। पढ़ाई करवाओगे 100 रुपया एक लड़के का, छात्रावास के लिए भर दो, छात्रावास दिखा दीजिए, समझ रहे हैं? 300 रुपया पर महीना, वहाँ से भी आपका टैक्स कम हो जाएगा। उसके बाद छात्रावास के लिए बताया गया है। उसके बाद नाश्ता के लिए, नाश्ता के लिए, भोजन के लिए, टेलीफोन के लिए, यहाँ सब छूट मिल जाती है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर मकान संपत्ति आएगा। पहला निवास से संबंधित मैंने बता दिया कि अपने आप को प्रयास करिए कि अनिवासी आप हो जाएं। दूसरा नंबर मैंने आपको बताया सैलरी में पीएफ में पैसा डाल दीजिए। कर्मचारी चाहे जितना डाले और मालिक वेतन के 12% से ज़्यादा डालता है तो वही टैक्सेबल होता है। 12% वो बात है, जो सुविधा मिल रही है उसको आप यूज करिए, तभी तो कम होगा। अब सैलरी में आ पाएंगे तो एजुकेशन, छात्रावास भत्ता, वर्दी भत्ता, सब खर्चा करो। जितना खर्चा करोगे छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। और मकान वाले में दिमाग लगाओ। जिसे मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास पैसा है तब वो लोन ले लो, तब भी लोन ले लो, लोन लेके मकान बनवा लो, अपना पैसा दूसरी जगह यूज कर लो। आप लोन लेके मकान बनवाएंगे तो ब्याज की छूट मिलेगी आपको, किस्त की छूट मिलेगी आपको, ठीक है। अगला है व्यापार एवं पेशे में। व्यापार एवं पेशे में नियम है दान कर दो, चाय विकास खाता में, खनिज तेल व्यापार में, शिपिंग व्यापार में, कॉपीराइट, पेटेंट, अनुसंधान में, ये सारी चीज़ें होती हैं। पूंजी लाभ में क्या बताया गया है, समझिएगा। पूंजी लाभ में क्या बताया गया है
कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ज़्यादा टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म के पे कम लगता है। लॉन्ग वाले को प्रयास करो कि शॉर्ट हो जाए, जो लॉन्ग को प्रयास करो कि शॉर्ट हो जाए। उसके अंतर्गत बहुत सारी छूटें मिलती हैं। खेती वाली ज़मीन बेचे हो, वहाँ से फ़ायदा हुआ है, नई खेती वाली ज़मीन खरीद लो, छूट मिलेगी। सब आप पढ़े हैं पीछे, हमें बताना थोड़ी है यहाँ से। और आप समझिएगा, कैपिटल गेन जब पढ़ा रहे थे चैप्टर, तो मैंने बताया था, क्या बताया था, नई ज़मीन पुरानी ज़मीन बेचा, नई ज़मीन खरीदा, तो नई ज़मीन खरीद लो, छूट मिल जाएगी। नहीं खरीदोगे और मान ले तुरंत ज़मीन नहीं मिल रही है, पूंजी लाभ योजना खाता में पैसा जमा कर दो। ठीक है। अन्य साधनों में बहुत सारी ब्याजें हैं जो कर मुक्त हैं, यही सारी चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, इसे मैंने आपको बता दिया है। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, इसके बाद के चैप्टर में अलग टॉपिक रहेगा।